हेलो देयर। आज इस वीडियो के साथ हम एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम इरिगेशन वाटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं क्योंकि हम इरिगेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में पानी के क्या अलग अलग सोर्सेज हैं, इंडिया में क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट बहुत इजी सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसे हमें याद रखना है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी इस वीडियो में जानेंगे और साथ में रोल्स ऑफ वाटर इन प्लांट, पानी का पौधे में क्या रोल होता है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द प्लांट, इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम कंजप्टिव यूज या सीयू के रूप में समझेंगे। इरिगेशन स्केड्यूलिंग के बारे में जानेंगे, मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस जो होती हैं अलग अलग क्रॉप्स की, एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, चलो उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। क्राइटेरिया क्या है इरिगेशन स्केड्यूलिंग का, हाउ मच वाटर टू अप्लाई, कब और कितना पानी देना है, इसे ही तो हम कहते हैं इरिगेशन स्केड्यूलिंग। तो इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो कवर किया जाएगा। इसके अंदर इरिगेशन मेथड्स जो है उनको अच्छे से समझेंगे ही, साथ में ऐसे एमसीक्यूज जो पीछे पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, उस वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। और इसे हम कहेंगे, नेक्स्ट देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इरिगेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप समझते हैं, जैसे डेल्टा, ड्यूटी, इस तरह की आपने कभी टर्म्स सुनी होंगी। नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोस के अंदर हम उनके ऊपर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उन टर्म्स के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। और साथ में कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियोस हम कवर करेंगे जो इरिगेशन से स्पेसिफिकली जुड़े हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देख रहे हैं, अपलोड होने के 1-2 महीने बाद देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी होगी तब तक। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो भी आप टॉपिक इंपॉर्टेंट समझें कि जो आपको लगे कि मुझे वो सिर्फ वही टॉपिक कंज्यूम करना है, तो आप उस टॉपिक, उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, या हम कहें कि वर्ल्ड लेवल पे वाटर रिसोर्सेज क्या है। काम की बात यह है कि 97% तक हम देखें अर्थ के ऊपर जो पानी है वो सैलाइन है, या हम कह सकते हैं सी वाटर है या ओशियनिक वाटर है, समुद्र का पानी है। तो उसे हम फ्रेश वाटर नहीं कह सकते आपको। तो सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है, 3%। ओवरऑल हम कहें तो वो 3% है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कहेंगे 2.7% होती है, लेकिन अगर एक बार मोटा मोटी अगर देखें तो वो 3% बताया गया है। अब उसका 3% का भी हम देखें लगभग 75% हिस्सा जो है वो आइस या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, बर्फ की चट्टानों, बर्फ की चट्टाने या कह सकते हैं आइस या ग्लेशियर्स जो है उस फॉर्म में जमा हुआ है। और बचा हुआ जो हिस्सा है वो हम देख सकते हैं ग्राउंड वाटर में है, या हम कहेंगे रिवर्स में है, या हम कहेंगे वाटर वेपर के फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं लेक्स में है। तो अदर जो भी रिसोर्सेज जो हम देख पा रहे हैं इजीली उन फॉर्म के अंदर देखा जाता है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा कम पोर्शन है जो कि फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, और इसीलिए कहा जाता है कि सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, राइट। अब तो नया फंडा भी निकल आया है कि सेव सॉइल, है ना। आप जानते होंगे सेव सॉइल का भी फिनोमेना बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो सॉइल है उसके अंदर फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स जा रहे हैं, और उन केमिकल्स की वजह से सॉइल मर रही है। सॉइल क्यों मर रही है, क्योंकि सॉइल के ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं। चलो खैर, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि सेव वाटर के बारे में। तो सेव वाटर क्यों, क्योंकि बहुत कम प्रोपोर्शन है जो कि सेव वाटर का है, सॉरी फ्रेश वाटर का है। तो हम इसको अच्छे से अगर देखें तो 29.2% इज लैंड और 70.8% जो है हिस्सा है वो ओशन की फॉर्म में है। अर्थ सरफेस पे लगभग 30% हिस्सा जमीन है, लगभग 70% पानी है, यानी ओशन के रूप में है। अब उस 70% में हमें याद रखना है कि 97.3%, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखें तो 97.3% वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, ओशन, ओशनिक वाटर के रूप में है, यानी ओशंस में है। जबकि 2.7% जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा था पहले भी, 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में है। इसे अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं कि फ्रेश वाटर जो है उसको और अच्छे से क्लासिफाई किया जाए तो वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि 72.2% आइस कैप्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, 22.6% ग्राउंड वाटर के रूप में है, 22.6% इसे भी क्लासिफाई किया गया है। 10% जो है वो
ऊपर ऊपर यानी 800 मीटर तक की डेप्थ में है, जबकि 800 से 4000 मीटर की डेप्थ में लगभग 12.6% पानी है, और बचा हुआ लगभग 2% हिस्सा जो है वो अदर फॉर्म में है, यानी रिवर्स में, लेक्स में, वाटर वेपर की फॉर्म में, सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में। तो इस तरह से हम कहेंगे 2% हिस्सा है। तो इस क्लासिफिकेशन या इस स्लाइड से मैं कहूँ जो जनरली आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो ये है कि 2.7% हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में देखा जाता है, राइट। और आगे अगर हम बढ़ें तो वो क्या देख सकते हैं, इसी फ्रेश वाटर की क्लासिफिकेशन को एक पाई चार्ट से भी रिप्रेजेंट किया कि भाई बहुत मेजर हिस्सा जो है आइस कैप्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, जबकि ग्राउंड वाटर की देखें तो 22.6% हिस्सा ग्राउंड वाटर के रूप में है, जबकि सिर्फ 2% लगभग 2% हिस्सा जो है वो अदर फॉर्म के अंदर, या हम जो देखते हैं उस फॉर्म में। आगे बात करें वाटर सोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या सोर्सेज हैं, तो सबसे पहली बात काम की ये है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। ओवरऑल अर्थ सरफेस का जो सरफेस एरिया है उसका 2.45% हम एक्वायर करते हैं या इंडिया के अंदर है। और काम की बात यह है कि 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज जो भी है वर्ल्ड में, उसका 4% हिस्सा तो इंडिया में ही है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। इन इंडिया रेनफॉल मेक्स अप द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द precipitation. Snowfall occurs over high hills and mountains in the north. Of course, ज्यादा इंडिया के अंदर वाटर सोर्सेज का सबसे मेजर सोर्स क्या है, रेन वाटर। रेन वाटर में भी कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो 75% आपको जानते हैं कि पानी जो भी आ रहा है उस मानसून से आ रहा है। आगे हम देखें, स्नो मेल्ट डाउन flows down the streams and rivers. The percentage of dew in the total precipitation is negligible. ये dew वगैरह जो है, dew आप जानते हैं कि precipitation की ही फॉर्म है, छोटी छोटी बूंदे जम जाती हैं, ये आपने कभी एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी पढ़ा है तो उसके अंदर पढ़ा होगा। चलो खैर, एंड एक्सेप्ट मॉइस्चर moistening the few millimeters of the topsoil, it is not useful in the agriculture. तो इसे हम negligible मान के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है कि द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 1194 मिलीमीटर। इसे अच्छे से याद रखेंगे, एवरेज रेनफॉल इंडिया का कितना है, 1194 मिलीमीटर। अगर मीटर में कहें तो क्या होगा, 1.194 मीटर। एक मीटर, अब आप एक मीटर को इमेजिन कर पाते हैं, अपना हाथ को अगर इस तरह से फैलाएंगे आप, तो लगभग हम देखते हैं वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा है हमारा ओवरऑल, हम कह सकते हैं एवरेज रेनफॉल इंडिया का, तो 1194 मिलीमीटर। इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इस अगर हाइट को मैं ओवरऑल इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया से मल्टीप्लाई करूं, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू एच करूं, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। कौन सा वॉल्यूम, कि ओवरऑल जो बारिश से पानी आ रहा है वो उसका वॉल्यूम क्या है, राइट। एरिया इंटू हाइट करूं तो मुझे वॉल्यूम मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम कहें अप्रोक्सीमेटली, हम कहें ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का 328 मिलियन हेक्टेयर है, उसको मैं 1.194 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर। मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये कैसी यूनिट हुई, मिलियन हेक्टेयर तो हो गया एरिया और मीटर उसकी हाइट हो गई, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलियन हेक्टेयर मीटर बताया गया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। दिस में बी राउंड ऑफ टू द 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इसे अच्छे से याद रखना है कि ओवरऑल या राउंड ऑफ करते हुए, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग हम कहेंगे आंसर क्या बनेगा हमारा, कि इंडिया का एवरेज रेनफॉल वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम हम याद रखेंगे 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ठीक है। इसी की कैलकुलेशन भी आगे रिप्रेजेंट की है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 328 माने एवरेज एनुअल हाइट जो मैंने आपको बताई 1.194 मीटर के रूप में। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर मीटर में मिलेगा, यहाँ इसे मीटर में चेंज करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग 392। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नोफॉल मान लें तो लगभग 8 मिलियन उसका मान लें, तो ओवरऑल बन जाएगा 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ठीक है जी। अब काम की बात देखिए ये है कि इस 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, टोटल प्रेसिपिटेशन हम देख रहे हैं वो जो आ रहा है जमीन पर वो है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इस यूनिट को तो आप समझ चुके हैं, वॉल्यूम की यूनिट बनाई गई है मिलियन हेक्टेयर मीटर। इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्रोनॉमी का, एसआरएफ का एग्जाम, सीनियर रिसर्च फेलोशिप या पीएचडी के लिए जो एग्जाम होता है उसके अंदर इस तरह इस चार्ट में से क्वेश्चन आ चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जेआरएफ के एग्जामिनेशन, चाहे आप एग्रोनॉमी से प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे सॉइल साइंस से कर रहे हो, तो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे कि 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है वो मानसून सीजन से मिल रहा है। रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब मानसून सीजन का मतलब समझते हैं, जो साउथ वेस्ट हम मानसून कह रहे हैं वो मेजर हिस्सा लेके आ रहा है, लगभग 300 मिलियन हेक्टेयर। और जो 100 हम कह सकते हैं वो रेस्ट ऑफ द ईयर हमें मिल रहा है। लेकिन इस 400 को और क्लासिफाई करें तो हमारा क्राइटेरिया ये याद रखना है 215, 70 और 115।
क्या है ये 215? इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल, पानी में कितना घुसता है, तो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी जो है वो सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट होता है। इनफिल्ट्रेट होता है यानी पानी के अंदर एंट्री लेता है। इमीडिएट इवेपोरेट, इमीडिएटली इवेपोरेशन किसका हो जाता है, लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर का इवेपोरेशन हो जाता है। और सरफेस पे फ्लो होता रहता है, जो वो क्या हम कहेंगे, चाहे वो रेनफॉल से हो, चाहे हम देख सकते हैं स्नोफॉल से रिसीव हो रहा हो, लेकिन सरफेस पे रन ऑफ जिसका हो रहा है वो है 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर के रूप में। ओके, जो रेनफॉल से है वो है 105 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर मीटर, और स्नोफॉल से है जो है वो है 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर। क्या काम की बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इस 400 मिलियन हेक्टेयर को ही क्लासिफाई किया है हमने 215, 115 और 70 के रूप में, राइट। अब 215 को भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये याद रखने वाली बात है। सॉइल मॉइस्चर के रूप में 165 यानी 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर के रूप में उसे हम कहते हैं रिसीव होता है। ग्राउंड वाटर में सिर्फ 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर के रूप में रिसीव होता है। बात समझ आई क्या? ये वाला प्रोपोर्शन जो है मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एग्जाम में आ चुका है, पिछले सालों में आ चुका है, यानी 2022 के अंदर आया हुआ है, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आ जाए। तो इसलिए आप रेडी रहेंगे कि पानी घुसता कितना है जमीन के अंदर, इंडिया में जितना बरसता है उसका है, हम कहेंगे 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर के अंदर से सॉइल मॉइस्चर के रूप में 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और ग्राउंड वाटर के रूप में 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर के रूप में 60 होता है। 70 तो सीधा ही इवेपोरेट हो जाता है, जबकि हम देखें सरफेस पे ही जो फ्लो होता रहता है उसे हम कहेंगे 115 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना, तीनों डाटा अच्छे से याद रखने हैं, और इस तीनों का भी दो क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या आया था उसे भी एकदम आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। How much average amount of water in India infiltrates into the ground annually? एक साल के अंदर, हाँ बिल्कुल, ये डाटा जो है आपको एनुअल रिप्रेजेंट किया गया, एक साल के अंदर सारी कहानी बताई गई है। तो लगभग एक साल के अंदर कितना मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर या घुस जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पिछला चार्ट ऑब्जर्व करिएगा और उसके हिसाब से अपना आंसर बताइएगा। चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 115 भी है, 70 भी है, 50 भी है, तो आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो हमें कुछ बताया गया है कि द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंडिया रिप्रेजेंटेड एज एवरेज एनुअल रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल के हिसाब से जगहों को बांट दिया गया है। लेस देन 500 मिलीमीटर कहाँ है? वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान में थोड़ा कम कहते हैं लोग, नेक्स्ट इज मोर देन 3000 से ज्यादा हम देख सकते हैं, तो वो है केरला, गोवा, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और साथ में कोंकण। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के रूप में क्लासिफाई किया है। मुझे नहीं लगता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, लेकिन किसी सेमेस्टर एग्जाम वगैरह के लिए आप इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रख सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए। रिवर बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, और कमांड एरिया क्या होता है, इसे याद रखना है। द एंटायर जियोग्राफिकल एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहां जहां से नदी जा रही है, जितने एरिया को कवर करते हुए जा रही है, उस एरिया को हम कहते हैं रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया कैसे कहेंगे? जो उस रेन हम कह सकते हैं द एरिया फ्रॉम विच रेनफॉल फ्लोज इनटू द रिवर, लेक और रिजर्वायर। कैचमेंट एरिया मतलब जहां जो कैच करता है ना, ऐसा मान लेते हैं पहाड़ है, ये रेनफॉल से पानी को कैच करता है, तो उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो जहां से रेनफॉल फ्लो होते हुए नदियों में जा रहा है, तो उस एरिया को कैचमेंट एरिया कह सकते हैं। और लेकिन अगर आपसे पूछे कैचमेंट कमांड एरिया, कमांड एरिया कैसे कहेंगे? तो कमांड एरिया मतलब उस जो भी हमने कभी नदी या हम कहें नदी के आसपास जो डैम बनाए हैं, द एरिया अराउंड द डैम या प्रोजेक्ट वेयर द एरिया गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द डैम सच एज इरिगेशन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नोन एज द कमांड एरिया। कमांड एरिया मतलब जहां पे फायदा पहुंचाया जा रहा है, हमने डैम बनाया, उस डैम के आसपास कितनी दूरी तक आप उस नदी के पानी के जो भी हम कह रहे हैं डैम में पानी इकट्ठा हुआ है उसका फायदा पहुंचा सकते हैं, उसे हम कमांड एरिया कह देते हैं। तो कैचमेंट एरिया अलग है, कमांड एरिया अलग है, इसे अच्छे से याद रखना है दोनों डेफिनेशन को, ओके। और रिवर बेसिन क्या होती है इन्हें भी याद रखना है। कुछ और डेफिनेशन बताई है। वाटर प्रोडक्टिविटी कहेंगे कि भाई कितने पानी से कितना क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, इसे एक तरह से वाटर प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। क्रॉप यील्ड पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर पानी से कितना प्लांट की हम देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी क्रिएट होगी, तो उसे हम कहते हैं। और वो भी कौन सा पानी? तो ग्रीन वाटर की क्या चीज है? ग्रीन वाटर, हरा पानी कौन सा होता है? तो इसी तरह से कहा जाता है ग्रीन वाटर इज द वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट्स दैट कम्स फ्रॉम द रेन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। पहली बात तो आना चाहिए रेन से स्टोर हुआ होना चाहिए जमीन में
और जो ट्रांसपायरेशन करता है पौधा जिस पानी को, उस तरह के पानी को हम ग्रीन वाटर के नाम से जानते हैं। ब्लू वाटर कैसे कहते हैं? इट इज द वाटर इन आवर सरफेस इन द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। नदियों वगैरह के रूप में सरफेस पे जो पानी है, साथ में ग्राउंड वाटर पे जो पानी है, उन दोनों को हम ब्लू वाटर कह देते हैं। जो दिख रहा है वो ब्लू वाटर है, और जो अल्टीमेटली जो ट्रांसपायर करे जा रहे हैं पौधे, उसको एक तरह से ग्रीन वाटर कहा गया है। तो अब ग्रीन वाटर के लिए स्पेसिफिकली ये वाटर प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन बताई गई। नोट पॉइंट लगा के ये भी कहा है कि सॉइल इज अ स्टोरेज रिजर्वायर फॉर द ग्रीन वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई or that which has been added through irrigation from blue water reservoirs। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ ये भी टर्म्स याद रखनी है कि व्हाइट, ग्रे और ब्लैक, किस एरिया को हम व्हाइट, किस एरिया को हम ग्रे, किस एरिया को हम ब्लैक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जहां ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन होता है उसके बिहाफ पे है ये, यानी हम कहेंगे कि द एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर से कितना पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस बिहाफ पे बताया है कि अगर लेस देन 65% एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम व्हाइट एरिया कह देते हैं। अगर 65 to 85% पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जमीन में से निकाला जा रहा है, तब उसे ग्रे एरिया कहते हैं। और जहां 85 to 100% तक निकाला जा रहा है उस एरिया को ब्लैक एरिया के रूप में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ओके, तो उसे हम कहेंगे द रीजन, उस रीजन को हम ब्लैक एरिया के रूप में कह सकते हैं। और द एक्सट्रैक्शन एक्सीड 100%, जब 100% से भी ज्यादा हो जाए तो उसे ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ बातें याद रखनी है कि इनके भी कुछ अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, पता होनी चाहिए। वाटर इनटेक, इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। वाटर इनटेक का मतलब क्या है? जो जमीन में घुस गया, चाहे वो इनफिल्ट्रेशन के रूप में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में जो पानी जमीन में क्या चला गया, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर इनटेक कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू एंड थ्रू द सॉइल, पानी के अंदर भी घुस गया और सॉइल के अंदर भी मूव कर रहा है, तो उस तरह की सारे पानी को वाटर इनटेक के रूप में समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन जबकि सिर्फ कहता है कि पानी के अंदर एंट्री जो होती है, सिर्फ पानी के अंदर घुसना जो है, पानी की जमीन में जो एंट्री होती है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जमीन है, इसके ऊपर पानी आया तो वो जस्ट एंटर हुआ है, उसके जस्ट एंटर होने के प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन क्या होता है मेरे भाई? Percolation is the downward movement of the water through the saturated or nearly saturated soil। Saturated, nearly saturated soil मतलब सारी सॉइल पानी से भरी हुई है, तो उस कंडीशन में पानी का नीचे की तरफ मूवमेंट जो है उसे हम परकुलेशन कहते हैं। जबकि लेटरल मूवमेंट जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम सीपेज कह देते हैं। तो लेटरल मूवमेंट जो है उसे हम क्या कह देते हैं? सीपेज कहते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस टर्म्स हैं। परकुलेशन और सीपेज में क्या फर्क है ना? एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन, एग्रीकल्चर के जो हम कहते हैं वाइवा वगैरह जो लोग लेते हैं उनमें कई बार पूछ लेते हैं लोग, तो इस तरह से चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 क्या लिखा है हमें? 4, अरे एक्चुअली ये टॉपिक नंबर 4 है। चलो खैर ऐसे हटा देते हैं, क्योंकि कहीं नहीं नंबर नहीं डाला तो यहाँ क्यों लगाएं। चलो खैर, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर, है ना, इस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्राइटेरिया अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट तब कहेंगे जिसका कल्चरल कमांड एरिया जो है, इसका फायदा कितने एरिया तक पहुंचाया जा सकेगा? लगभग हम कहेंगे 10,000 हेक्टेयर तक, या उससे भी ज्यादा, 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा तक हम देख सकते हैं इसका कल्चरल कमांड एरिया कहा जाएगा। तो आर क्लासिफाइड एज मेजर irrigation project। They are essentially surface water projects involving the large storage diversion works। बहुत बड़ी स्केल पे जो बनते हैं प्रोजेक्ट उन्हें हम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या है उनके बारे में भी कुछ देर में बात करेंगे। मीडियम जबकि कौन से हैं? जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के रूप में। माइनर कौन से हैं भाई? जो 2,000 हेक्टेयर से कम में है। 2,000, 2,000 से 10,000 और 10,000 से ज्यादा, तीनों स्टेजेस याद रखेंगे। माइनर, मीडियम, मेजर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, क्राइटेरिया एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के कुछ नाम बता दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले तो क्यों होगी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते ये, या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। चलो खैर, भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है वो, उसकी रिवर कौन सी है? सतलुज है। सतलुज, सतलुज जिसे हम कह देते हैं। स्टेट जो पंजाब हिमाचल प्रदेश से जाती है। सीसीए कल्चरल कमांड एरिया जो हेक्टेयर में लगभग 40 लाख हेक्टेयर के रूप में, और ईयर ऑफ कंप्लीशन उसका 1963 था। तो ऐसे हर एक मेजर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करी है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप इसे पढ़कर याद कर सकते हैं, राइट। और भी कुछ ये जनरल नॉलेज के रूप में आप प्रोजेक्ट और उनकी रिवर्स का नाम याद कर सकते हैं कि भाई बीज प्रोजेक्ट, बीज रिवर जाती है, इंदिरा गांधी कैनाल, हरिके रिवर जाती है उसमें,
सतलुज एंड बाइस जैसे हम कह रहे हैं, कोसी रिवर जाती है, हीराकुंड से महानदी जाती है। तो सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनकी रिवर्स को आप याद रख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट अभी बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये टॉपिक भी मैंने एट द एंड डाल दिया था इसके अंदर कि भाई जब इरिगेशन की इतनी बात कर ही रहे हैं हम तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे हम PMKSY कहते हैं, तो कब शुरू हुई थी इसे अच्छे से याद रखेंगे, 1 जुलाई 2015 के अंदर। 2015 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? तो आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विच इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इंटरनेशनल ईयर और इंटरनेशनल ईयर्स अगर आपने कभी याद नहीं किए हैं तो आप एक वीडियो जरूर देखें, इसके अंदर मैंने सारे इंटरनेशनल ईयर्स कवर किए हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो खैर PMKSY वाज लॉन्च्ड ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी, तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पहुंचाने की कोशिश है। और माइक्रो इरिगेशन इज बीइंग पॉपुलराइज्ड टू इंश्योर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका हम कहेंगे गोल इस तरह से भी, मतलब माइक्रो इरिगेशन को किस तरह से प्रमोट कर रही है ये स्कीम, तो हमें इससे याद रखना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आप जानते होंगे कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम देख सकते हैं कम पानी में ज्यादा पैदावार दे सकता है ड्रिप इरिगेशन, राइट। तो वहां कहेंगे कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा किस रूप में दिया जा रहा है, तो अच्छे से याद रखना है हमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो दो लाइंस हमें याद रखनी है PMKSY से रिलेटेड, पहला हर खेत को पानी, दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, एट द एंड रोल्स ऑफ वाटर इन द प्लांट, पानी का पौधे में क्या रोल है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जनरली बहुत इजी से पॉइंट्स हैं कि पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो सब चीजों को घोल के पौधे के अंदर घुस जाता है। सब चीजों से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब है न्यूट्रिएंट्स को घोल के अंदर चला जाता है, तो ये मीडियम का काम करता है मिनरल्स के लिए। पानी खुद पौधे के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर एक रिएक्टेंट का काम करता है, चाहे फोटोसिंथेसिस करवाना हो चाहे कुछ भी करवाना हो पौधे में, तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रखता है, सेल्स को फुलाए रखता है, पानी नहीं होगा तो पिचक जाएंगी सेल्स, है ना, तो टर्जिडिटी जो है मेंटेन करके रखता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बताया है कि ट्रांसपायरेशन के रूप में जो है पानी बाहर निकलता रहता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ प्लांट टू एटमॉस्फेयर, इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक इंड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस का एक प्राइमरी प्रोडक्ट है ये, मतलब सबस्ट्रेट है ये। नेक्स्ट इट्स एक्ट एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधा जो ट्रांसपायरेशन करता है उसका रीजन क्या है, ताकि अपना टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए भी पानी इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रांसपायरेशन होगा तभी पत्तियां ठंडी होंगी। आपको ऐसा कभी फील किया होगा, आपने कभी कूलर के आगे जब बैठते हैं या AC के आगे जाते हैं, जब हमारा पसीना जब सूखता है, स्वेट हमारा जब सूखेगा, तब उस कंडीशन में हम देखते हैं हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जिस जगह से पानी इवेपोरेट होता है वहां से वो वहां की हीट ले जाता है, और जब वो वहां की हीट लेके जाता है तो वहां हमें ठंडक महसूस होती है, राइट। चलो इस तरह की चीजें होती है, वैसे ही पौधे में होता है, पत्तियां हैं, पत्तियों में से जब इवेपोरेशन होगा तो वहां उस एरिया का जब पानी हटेगा तो वहां की हीट लेके जाएगा, हीट लेके जाएगा तो पौधे की पत्तियां ठंडी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू टेम्परेचर, इस तरह से हम कहते हैं। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस कंटेंट, आई होप ये वीडियोस आपके लिए आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इरिगेशन का कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो तो आने वाले सभी वीडियोस में चीजों को हम कवर करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ और टॉपिक्स रिलेशन से रिलेटेड जानेंगे, और इसी तरह की वीडियोस की जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से।